हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त रोसारी कपूर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं वकांडियन आर्मी वर्सेस एसगार्डियन आर्मी वर्सेस एटलांटियन आर्मी वर्सेस अमेजोनियन आर्मी के बीच में। यस, जो वीडियो है वो काफी ही ज्यादा न्यू टाइप की एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो ये सभी आर्मीज है डिफरेंट जो ये किंगडम्स हमें देखने को मिले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में, या उनमें जो ये सभी किंगडम एग्जिस्ट करते हैं, इनकी आपको पता होगा कि अपनी अपनी आर्मीज है इन सभी किंगडम्स की, जो ये सभी इनके साम्राज्य, जो इन सभी के ये साम्राज्य है, इनकी अपनी अपनी आर्मी है। तो आज इसी आर्मी का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा किंगडम कितनी ज्यादा पावरफुल आर्मी को ओन करता है, और अगर इन सभी आर्मीज के बीच में बैटल होती है तो कौन जीतेगा इस बैटल को एंड आते आते। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बी श्योर कि आप वीडियो में तक तो यार जरूर ही बने रहना। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले जैसे कि आप सबको पता ही है, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उस पर प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। अगर ऑलरेडी इस पर कर लिया तो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की। बात करते हैं यहाँ पर वकांडियन आर्मी की। तो जो वकांडियन आर्मी है, आप सभी को पता है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसी आर्मी ने जो पूरी की पूरी आउटराइडर्स की आर्मी थी, या कहीं एक तरह से थैनोस की जो पूरी की पूरी आर्मी थी, उसका अकेले सामना किया था उस आर्मी ने। और साथ ही में तभी उसी बैटल के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जो पूरी की पूरी आर्मी है वो वेल डिसिप्लिन्ड है, उसमें कितना अच्छा डिसिप्लिन है, और साथ ही में उसके जो सभी फाइटर्स है, उसमें जो सभी सैनिक है, सोल्जर्स है, वो कितने ज़्यादा ट्रेंड फाइटर्स है और काफ़ी अच्छे से वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, और इनके पास वाइब्रेनियम से बने हुए काफ़ी सारे वेपन्स भी होते हैं। और ये कितनी ज़्यादा एडवांस है इसका पता इनके काफ़ी सारे जो आविष्कार, जो इनके काफ़ी सारे गैजेट्स देखने को मिलते हैं, उसे पता चल ही जाता है। साथ ही में इन्होंने अपने पूरे एम्पायर के इर्द गिर्द एक काफ़ी बड़ी सुरक्षा शील्ड, या कहें एक शील्ड को क्रिएट करके रखा है, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आउटराइडर्स लिटरल में उसके आर पार तो हो रहे थे, बट जब वो पार निकल रहे थे तो वो अर्धमरे हो जाते थे या ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे। जो वकांडियन है उन्होंने लिटरल में ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली है जिसकी मदद से वो अपनी जो स्पेसशिप है उनको इनविजिबल भी कर सकते हैं। जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो वकांडियन आर्मी है उसका हर एक जो सोल्जर है एक्चुअल में वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट एक नॉर्मल ह्यूमन जितने ही हो सकते हैं, चाहे वो उन्हें पीक लेवल तक ही ले जाए। उनकी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अपने आप में कुछ लिमिटेशंस है, बट एक्चुअल में ये अगर इनकी बात की जाए संख्या, तो संख्या में ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये आर्मी काफ़ी सारे कबीले जो वकांडा में है उन सभी को मिलाकर बनती है। और इनमें जो कबीले हैं लाइक डोरा मिलाजी हो गया एक, जो इनमें एक समूह है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड फाइटर्स का है। एक्चुअल में ऐसे काफ़ी सारे इसमें और समूह है, और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों की काफ़ी अच्छी एडवांटेज है। बात की जाए अगर यहाँ पर एसगार्डियन आर्मी की, तो एसगार्डियन आर्मी उसका हर एक सोल्जर कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो एक्चुअल में एक सुपर ह्यूमन लेवल लाइक पावर्स को होल्ड करता है। क्योंकि अगर बात की जाए सोल्जर की जो कि एसगार्डियन आर्मी में होते हैं, वो 5 टन से ज़्यादा के वजन को ईजिली लिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही में उनके पास काफ़ी अच्छा हीलिंग फैक्टर भी होता है, सुपर एजिंग की एबिलिटी उनके पास होती है, यानी कि वो हज़ारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये तो हर एक सोल्जर में ये खासियत होती है पूरी की पूरी जो एसगार्डियन आर्मी, और उसमें ऐसे कई हज़ारों या लाखों सोल्जर्स हैं। साथ ही में अगर बात की जाए जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सिचुएशन बनी, उसमें आधे से ज़्यादा एसगार्डियन तो खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आर्मी तो ना के बराबर ही है। तो यहाँ पर जो पहले एसगार्ड में आर्मी थी, जब हेला भी थी, साथ में ओडन भी थे, और वो पूरी की पूरी 9 रेलम पर अटैक करते थे अपनी आर्मी के साथ में, तो एक्चुअल में तब की आर्मी को यहाँ पर अगर कंसीडर किया जाए तो वो आर्मी अनडिफीटेबल थी, और एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी कि उसी की मदद से जो ओडेन थे उन्होंने 9 रेल्म्स को जीता था। तो ये एक ही एग्जांपल काफ़ी होगा ये बताने के लिए कि जो एसगार्डियन आर्मी है वो एक्चुअल में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एसगार्डियन आर्मी थी। और उसमें यस वेलकरी को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि तब वेलकरी थी एसगार्डियन आर्मी में। और एक वेलकरी का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल चुका है थॉर रैग्नारोक एंड थॉर लव एंड थंडर में, तो ऐसी कई वेलकरीज थी। तो एक्चुअल में इस बात से ये भी पता चलता है कि जो एसगार्डियन आर्मी है वो मोस्ट पावरफुल बींग्स को कंसीडर करती है जो पूरी आर्मी है उसमें। और साथ ही में जो एसगार्डियन आर्मी है या कह लो एसगार्ड है, वो ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे है, पिछड़ कर रह गया है। नहीं, अगर आपने देखी होगी एसगार्डियन वेपन्स है, एसगार्डियन की जो टेक्नोलॉजी है उनका जिक्र देखने को मिला होगा, खासकर थॉर की मूवीज में। क्योंकि थॉर की मूवीज में हमने काफी ज्यादा ऐसा देखा है कि जब वो एसगार्ड जाता है तो मतलब काफी बताया गया है ऐसा कि वहां पर कैसी टेक्नोलॉजी और
थॉर द डार्क वर्ल्ड में तो लिटरल में एक वॉर सीन भी था, जब जो असगार्ड था उस पर अटैक हो रहे थे, तो असगार्ड की जो हमें सुरक्षा शील्ड होती है वो भी देखने को मिली थी। साथ ही में वहां पर कितने प्रकार के वेपन्स है वो भी देखने को मिले थे। और साथ ही में म्योलनीर, स्टोर्मब्रेकर, ये भी असगार्डियन वेपन्स थी। और असगार्डियन हिस्ट्री को उठाकर देख लो, असगार्डियन वेपन्स को देख लो, वो एक्चुअल में काफी ज्यादा मोस्ट पावरफुल वेपन्स है। इतने ज्यादा पावरफुल वेपन्स थे कि अगर उन्हें कोई लिफ्ट भी कर देता, लाइक जो म्योलनीर है उसको लिफ्ट भी कर दे तो सामने वाला बंदा ही गॉड बन जाए। एक्चुअल में इतना ज्यादा पावरफुल वेपन्स रखता है जो असगार्ड है वो। और सुप्रीम आर्मी होने की वजह ये भी है कि इसके जो लीडर है, इसमें जो लीडर्स है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल, लाइक इसमें है थॉर, हेला, ओडिन, एंड साथ ही में इसमें जो वॉरियर्स है वो भी एक्चुअल में किसी से कम नहीं है, लाइक हो गए लेडी सिम्फ एंड जो बाकी सभी वॉरियर्स थे, वॉरियर दोस्त थे। देखो थॉर के साथ में लोकी भी इसी आर्मी का पार्ट है। नाउ बात की जाए अटलांटियन आर्मी की, तो जो अटलांटियन आर्मी है, जो अटलांटियन की आर्मी है, अटलांटिस की आर्मी है, एक्चुअल में वो किसी से कम नहीं है। जो पूरा का पूरा अटलांटिस है उसमें 7 किंगडम आते हैं, यानी कि 7 एम्पायर्स आते हैं। और जो वो 7 एम्पायर्स है उनकी अपनी आर्मी होती है। और जब एक्वामैन मूवी में एक्वामैन ने उन सभी को, मतलब जब उसने ट्राइटन ले लिया था, तो जो एक्वामैन है वो एक तरह से रूलर ऑफ 7 किंगडम्स जो देखने को मिलते हैं अटलांटिस ओशन में, पूरे के पूरे जो 7 ओशंस हैं उन सभी का एक तरह से वो रूलर बन गया था। यानी कि उसके पास पूरे 7 ओशन की पूरी आर्मी आ जाती है। और प्लस पॉइंट यहाँ पर जो अटलांटिन आर्मी के पास वो ये है कि जो एक्वामैन है वो सभी प्रकार के जो सी क्रिएचर्स है उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, इवन इंक्लूडिंग कैराथन द क्रैकन, जिसमें से जो एक्वामैन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल आर्मी को क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर वो पूरे के पूरे सी क्रिएचर्स एक बार में ही वो कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके पास द ट्राइटन ऑफ पोसाइडन, उसकी मदद से वो एक ही बार में जो सभी के सभी सी क्रिएचर्स है उनसे एक साथ कनेक्ट हो सकता है, जिस वजह से वो चाहे तो अपनी एक पूरी इतनी बड़ी आर्मी को क्रिएट कर सकता है जितनी की पूरे के पूरे अर्थ में लोगों की आबादी भी ना हो। उससे ज्यादा अटलांटियंस की आर्मी है उसमें वो सोल्जर्स को भर देगा, जिस वजह से जो अटलांटियन आर्मी है एक्चुअल में वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। साथ ही में जो अटलांटियन आर्मी के जो हर एक सोल्जर है वो कहीं ना कहीं 500 सालों तक जिंदा रह सकता है। उसकी एजिंग स्लो होती है या कहीं उनके पास सुपर एजिंग के एडवांटेज है। जी हाँ, अगर वो पानी के बाहर बैटल करने जाते हैं विदाउट उनके जो सूट्स होते हैं रेड कलर के, आपने देखा होगा रेड एंड ब्लू कलर के, उनको उन सूट्स के बिना वो तो एक्चुअल में वो वहीं खत्म हो जाएंगे। वो कहीं ज्यादा ऐसे क्रिएचर्स हैं जो अटलांटिड आर्मी के हैं वो पानी के बाहर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से अगर वो लैंड पर बैटल करना चाहे, भूमि पर बैटल करना चाहे, तो जो एक्वामैन है उसकी आधी आर्मी तो वहीं खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो अटलांटिड आर्मी है उसमें वेपन्स या टेक्नोलॉजी में वो पीछे नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, बट मोस्टली जो उनकी टेक्नोलॉजी है और उनके वेपन्स है कहीं ना कहीं वो वाटर से संबंधित है, या उन्हें के जो पावर सोर्स है, उन्हें जो पावर प्रोवाइड करती हैं जो चीज़ें, वो जो चीज़ है जो उनका पावर सोर्स है वो कहीं ना कहीं वाटर है, जो हमने देखा है, जिस वजह से वो वाटर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और अगर वो लैंड पर बैटल करते हैं तो हाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनकी जो पूरी एक आर्मी है, वेल ट्रेंड आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है, वो एक तरह से उसका पावर आधी हो जाएगी, ये कह सकते हैं, वो पूरी आर्मी आधी हो जाएगी अगर उन्हें लैंड पर बैटल करना चाहे। बट अगर कोई सी में आता है उनसे बैटल करने समुद्र में, तो हाँ वहाँ वो सबको ढेर कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। और स्पेस में अगर ये बैटल करने जाते हैं तो वहाँ सवाल ही नहीं होता इनके जीतने का, ये तो जाहिर सी बात है। सो बात चलिए यहाँ पर अमेजोनियन आर्मी की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमेजोन्स की आर्मी है इनमें जो हर एक सोल्जर है वो एक्चुअली फीमेल ही होती है, आपको पता ही होगा, इसमें कोई मेल नहीं होता। ये तो वंडर वुमन मूवी में ही हमें देखने को काफी सारी चीजें मिल चुकी थी जो अमेजोनियन आर्मी है उसके बारे में। हर एक जो सोल्जर है इनकी उनका फिजिकल एट्रीब्यूट, यानी कि वो एक अमेजोनियन है, जिस वजह से उनकी जो अमेजोनियन फिजियोलॉजी है वो उन्हें प्रोवाइड करती है सुपर एजिंग की एबिलिटी। वो कई हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। और अगर आइलैंड है जिसमें वो रहती है, जो कि पूरी दुनिया से एक तरह से छुपाया गया है, उसमें वो रहती है, अगर वहीं पर उन्हें रहने दिया जाए तो वो नियरली मॉर्टल है, यानी कि वहां पर वो ऑलमोस्ट मर ही नहीं सकते अगर देखा जाए। और आपने देखा होगा कि वंडर वुमन मूवी में ही बताया गया था कि जब उनके जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें दिखाया गया था कि उनके टूर्नामेंट से ही पता चलता है कि जो उसमें सभी प्रकार की जो अमेजोनियंस है वो कितने ज्यादा स्किल्ड है। और इनकी जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि ये एक्चुअल में काफी ज्यादा ट्रेंड वॉरियर है। बट यहाँ पर इनके पास डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करती, ये काफी ज्यादा एंशिएंट वेपन्स का यूज करती है। और इनसे काफी ज्यादा डिसएडवांटेज भी इन्हें मिलती है, जैसा कि हमने देखा था जब जो कुछ आदमी है जो नाज़ी लोग थे वो आ गए थे, वो पूरी सेना गलती से
इस आइलैंड पे आ जाती थी जहाँ पर ये रहते थे, और वो अपनी जो गन थी, उनके जो मॉडर्न वेपन्स थे, गन वगैरह, उनसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे थे इनको, और ये तीर कमान से उन पर अटैक कर रही थी। तो मतलब इनके पास जो वेपन है उसमें इनके पास मॉडल टेक्नोलॉजी के एडवांटेज नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं है, ये एंशिएंट वेपन्स का यूज़ करती है। बाकी इनके पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इनकी। तो एक्चुअल में जो अमेजोनियन आर्मी है उनकी यही एक डिसएडवांटेज है कि वो ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स का यूज़ नहीं करती, उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं है। बाकी वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ना। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि अगर इन सब में बैटल होती है, फाइट होती है, तो फाइट में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इन आर्मी की, तो अगर ये आर्मी आपस में बैटल करने पे उतर जाए तो सबसे पहले जो आर्मी डिफीट होगी कहीं ना कहीं वो अटलांटिन आर्मी होगी, क्योंकि ये बैटल अंडर वाटर तो नहीं होने वाली है, ये जाहिर सी बात है। तो अंडर वाटर ना होकर जो ये बैटल है, अगर ये जमीन पर होती है, लैंड बैटल होती है, तो सबसे पहले जो अटलांटिन आर्मी है वो डिफीट होगी, क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें पानी के बाहर तो वर्क नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द जो उनके सोल्जर्स हैं, उनके सीक्रेचर्स है, वो पानी के बाहर जिंदा नहीं रह पाएंगे ज़्यादा देर तक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो अटलांटिन आर्मी है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले यहाँ पर डिफीट शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो ब्लैक पैंथर यानी कि वकांडियन आर्मी है, वकांडा की आर्मी है, ब्लैक पैंथर की आर्मी है, वो डिफीट होना शुरू हो जाएगी। साथ ही में लास्ट में जो आर्मीज बचेंगी वो होगी असगार्डियन एंड अमेजोन की आर्मी, क्योंकि ये जो दोनों ही आर्मी है कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल है। जो अमेजोनियन की आर्मी है उसको लिटरल में जो ज़्यूस थे उनके द्वारा उन्हें क्रिएट किया गया था, जिस वजह से जो अमेजोनियन से हर एक अमेजोनियन है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल है। बट जो असगार्डियन आर्मी है उसमें लिटरल में गॉड है, गॉड्स रहते हैं, मतलब उस आर्मी को जो मेन लीडर है वो कहीं ना कहीं गॉड है, और ओडिन कहीं ना कहीं ज़्यूस के बराबर पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर जो असगार्डियन आर्मी है वो जीत जाएगी लास्ट में अमेजोनियन आर्मी को भी डिफीट करके। सो ना ओवरऑल बात कुछ ऐसी है कि अगर इनकी बैटल होती है तो कहीं ना कहीं पहले अटलांटियन आर्मी जाएगी, फिर वकांडियन आर्मी की भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होगी बैटल में अमेजोनियन एंड अटलांटियंस एंड असगार्डियन का सामना करके, तो वो भी डिफीट हो जाएगी। फिर लास्ट में जो बचेगी वो होगी असगार्डियन एंड अमेजोनियन की आर्मी। तो यस, लास्ट में फिर असगार्डियन आर्मी इन्हें नॉकआउट कर देगी। बात ये भी हो सकती है कि अगर इनकी सोलो बैटल हुई तो क्या पता जो वकांडियन आर्मी है वो अमेजोनियन आर्मी को भी डिफीट कर दे। बट घूम फिर कर कंक्लूजन यही निकल कर आएगा कि इन चारों में जब बैटल होगी तो असगार्डियन आर्मी सुप्रीम है वही जीत जाएगी इस सब बैटल को। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको कमेंट बॉक्स में बीच में एक बार बता देना। और अगर ये बैटल अंडर वाटर हुई तो आपको पता है कि अटलांटियन आर्मी इन सभी को डिफीट कर देगी। हाँ, असगार्डियन आर्मी के जो मेन लीडर्स हैं वो ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, बट एक्चुअल में वो तब तक पूरी की पूरी असगार्डियन आर्मी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। हाँ, थोड़ा बैटल का रुख थोड़ा बदल देंगे जब ओडिन, हेला, लोकी, एंड फ्रेगा सभी एक साथ, जो पूरी पूरी थॉर फैमिली है वो एक साथ आ जाएगी। बट तब तक के लिए अगर आर्मी की बात की जाए तो अंडर वाटर ये सभी जो आर्मीज है अटलांटियन आर्मी को छोड़कर वो अटलांटियन आर्मी के सामने वीक पड़ना शुरू हो जाएगी। वकांडियन आर्मी वर्सेस असगार्डियन आर्मी वर्सेस अटलांटियन आर्मी वर्सेस अमेजोनियन आर्मी के बैटल में असगार्डियन आर्मी विंस। अब आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताना। सुनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय टेक बाय एंड किसी अदर टॉपिक का सजेशन है तो विशुअल कमेंट बॉक्स में दे देना, और हो सकता है इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। काफी मेहनत लगी वीडियो बनाने में। सुनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय टेक बाय।